अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल कबूल बलोच। आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ाना है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने जिन एरियाज को कवर करना है उसमें हमारे पास एफएससी फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक कवर करना है, एनडी कैट, ई कैट और इसके अलावा मस्ट जो है एनईटी, इसका टेस्ट हमने कवर करना है, एमसीक्यू और नीट जो कि इंडिया में टेस्ट होता है उसको हमने कवर करना है इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बैकग्राउंड जरा बताएं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है और एक होती है रेट लॉ इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो बताती है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन नहीं बताती। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बताती है हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हम एक रेट लॉ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगली चीज एक होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इंथैल्पी चेंजेस मेंशन करते हैं, फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टेट्स मेंशन करते हैं। बट अभी हम लोग जो एरिया कवर कर रहे हैं वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस रेट लॉ इक्वेशन इन डिटेल। एंड इन रेट लॉ इक्वेशन द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is the sum of all exponents of molar concentration of reactants as given in rate law equation। देखें, ये आपके पास एक रेट लॉ, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, A प्लस बी साइन ऑफ एरो C प्लस डी। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसमें आप लोग जब रेट इक्वेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप सबको पता है according to law of mass action, rate of a reaction is directly proportional to molar concentration of reactants। अगर एक रिएक्टेंट है, अगर एक से ज्यादा है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपने ऑलरेडी लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोग यकीनन पढ़ चुके होंगे। एनीवे, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है इसको जब रिमूव करते हैं तो हमें यहां पर एक क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन में जो फॉरवर्ड स्टेप है, इस फॉरवर्ड स्टेप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने से स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो कांस्टेंट K है, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सो इसमें आप इस इक्वेशन को जो हमने ये कंस्ट्रक्ट की है, इसका अगर हम फाइंड आउट करना चाहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, याद रख लें स्टूडेंट्स, आप लोग इस इक्वेशन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको रेट लॉ इक्वेशन देखनी पड़ती है और उसमें आप लोगों को जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का सम देखें, A और ये B है, ऑर्डर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रेट लॉ इक्वेशन इज A प्लस B। एक और बात याद रख लें स्टूडेंट्स, जो यहां पे लिखा हुआ होता है रिएक्टेंट्स की जो है मोलर कंसंट्रेशन में जो मोल दिए हुए होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और इसमें जो मोल दिए होते हैं जरूरी नहीं है कि जो यहां लिखा हुआ हो वो यहां पर हो। इसको देखकर आप नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर ऑर्डर नहीं बताते। कुछ इक्वेशन में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहां मोल दिए हुए होते हैं तो यहां भी वही होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि जो यहां लिखा हुआ हो वो यहां पर हो। तो कैसे हमें पता चलेगा? वीडियो पूरी देखनी है आपने ये समझने के लिए कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन है, उसका ऑर्डर क्या है। आपको इंपॉर्टेंट आगे टिप्स बताएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो और आपने वीडियो मुकम्मल जो है वो देखनी है। देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन को देखकर तो इजीली बताया जा सकता है। जो भी पार है A प्लस B, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन को रेट लॉ इक्वेशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन में आप देखें, मैंने यहां बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा, रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन में जो यहां पर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उन एक्सपोनेंट्स का सम ऑर्डर पे डिपेंड करता है, तो यानी वो हमारे पास असल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब आइए याद रख लें,
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं, ऐसे सिंपल इक्वेशन को देखकर हम डिटरमाइन नहीं करते। ऑर्डर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। मैक्सिमम रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के टॉपिक में हम आपको समझाएंगे। बेसिकली ये कुलेयंस पे डिपेंड करता है, वो आपको बताएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी इन फ्रैक्शन में बी नेगेटिव। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, रेट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाए, ऐसे रिएक्शन नेगेटिव ऑर्डर होते हैं, जैसा कि ओजोन की डिकम्पोजिशन वगैरह। आगे चलते हैं जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर है एफएससी की पीटीबी की जो बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक, उससे मैंने ये एग्जांपल उठाई है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो रेट लॉ इक्वेशन है, इसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंशियल पार्ट्स का आप लोग जब सम करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। ये इक्वेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जो कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और O2। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो रेट इक्वेशन है वो रेट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस, और इसकी पावर 1 है। अब स्टूडेंट देखें यहां 2 लिखा हुआ है बट ऑर्डर इसका 1 है। सो ये 2 जो है ध्यान में रखें, ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्डर इज समथिंग डिफरेंट। ये आगे मैंने आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपने मेमोराइज करना है, इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, याद रखना है कि जो दिया हुआ है आपको रेट लॉ इक्वेशन, अपना रेट लॉ इक्वेशन में आपने वो याद करना है इस इन चंद एग्जांपल्स के लिए। लेकिन अगर कोई अननोन आएगी वो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बराबर N2O4, तो ये बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और हमारे पास टॉपिक है, एक और हमारे पास डेफिनेशन है वो, और एक और हमारे पास टाइप का रिएक्शन है जिसको हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है देखें। अब एक तो होता है सिंपल फर्स्ट ऑर्डर और एक होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखें स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हों, एक रिएक्टेंट ये और दूसरा ये, अब बाहर लग रहा है कि रेट दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बट अगर रेट डिपेंड दोनों पे ना करे, हालांकि रिएक्टेंट में अपना रिएक्शन मिक्सचर में 2 रिएक्टेंट है बट रेट स्टूडेंट्स एक पे डिपेंड कर रहा हो, दूसरे पे डिपेंड ना करे। दूसरे पे इसलिए डिपेंड ना करे कि वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। सो व्हेन वी हैव 2 रिएक्टेंट्स बट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, और जो स्टूडेंट लार्ज एक्सेस में रिएक्टेंट होता है रेट उस पर डिपेंड नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज कंसंट्रेशन। सो अब रेड जो है वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में है और जो ब्लू है वो लार्ज एक्सेस में है। रिएक्टेंट तो दोनों है लेकिन इस पे रेट डिपेंड नहीं करता। असल में लार्ज एक्सेस में वो रिएक्टेंट होता है जो मोस्टली सॉल्वेंट के तौर पर यूज हो। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब देखें जैसा कि हाइड्रोलिसिस है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस। इसमें हाइड्रोलिसिस में वाटर जो है ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये एक्सेस में होता है, सो रेट इस पे डिपेंड नहीं करता। बजाहिर रिएक्टेंट 2 है, एक ये और एक ये, बट रेट एक पे डिपेंड करता है। सो लगता सेकेंड ऑर्डर है बट होता फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऐसा रिएक्शन which looks like a second order reaction because of 2 reactants but is in fact first order reaction, such reactions are known as pseudo first order hydrolysis। स्टूडेंट मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, HBr बनेगा, CH3 ऊपर भी CH3 नीचे CH3 और ये हमारे पास OH। तो आप देखें हुआ ये कि ब्रोमीन और H कंबाइन हुए HBr बना, और जहां पर ब्रोमीन था उसको रिप्लेस किया किस ग्रुप ने स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ने इसे रिप्लेस किया। अब इस रिएक्शन में जो ऑर्डर है और वो डिपेंड कर रहा है, रेट जो डिपेंड कर रहा है वो इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। सो रेट इज इक्वल टू के, तो CH3 थ्राइस CBr टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो इसका यहाँ 1 है। मैथमेटिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर वो दोनों 1 होते हैं स्टूडेंट, मैथमेटिकली दोनों ऑर्डर 1 होते हैं, बट बोलते ऐसे रिएक्शन को जिसमें 2 रिएक्टेंट हो और रेट एक पे इसलिए डिपेंड ना करे कि वो एक्सेस में है और दूसरे पे डिपेंड करे, तो ऐसे ऑर्डर को पढ़ते सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर की। अब सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल हमारे पास है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विद ओजोन। तो स्टूडेंट ये एक ओजोन की इसमें रिडक्शन और NO की ऑक्सीडेशन हो रही है।
ये ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है, तो इसमें लकीली जैसा यहां लग रहा है आपको और यहां दिख रहा है, हकीकत में भी वैसा है। इसके भी 1 मोल है और इसके भी क्या है 1 मोल। तो 1 और 1 ऑर्डर यहां पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो जैसा यहां नजर आ रहा होता है वैसा हो भी सकता है और वैसा नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जो है, ये वाली जो एग्जांपल हमने ऊपर लिखी ये सेकंड ऑर्डर की है, और अब हम आप लोगों को जो एग्जांपल देने लगे हैं वो हमारे पास है थर्ड ऑर्डर की। अब थर्ड ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स ये एक मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें फेरिक क्लोराइड है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ये फेरस आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। अब स्टूडेंट गौर से देखें, अगर हम इस इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे फोकस करें तो 2 मोल इसके हैं, 6 मोल इसके, ये तो फिर 8th ऑर्डर होना चाहिए, जबकि ऑर्डर मैक्सिमम कितना होता है 2। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें यहां कुछ और होता है और रेट लॉ इक्वेशन में कुछ और होता है, असल में ऐसे रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हो रहे होते, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहे होते हैं। और जो रिएक्शन स्टूडेंट्स एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहे हो उनमें रेट जो है वो उस स्टेप पे डिपेंड करता है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो। देखें, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में। रिएक्शन काइनेटिक्स जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके अलावा बेसिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन और उसके ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं। अब देखें यहां पर ये जो आपको मैंने रिएक्शन लिखवाया है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाई है, इस एग्जांपल में इसके स्टेप्स 2 हैं असल में। एक स्टेप इसका ये वाला स्टेप जो है पहला स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, इसमें FeCl3 का 1 मोल और पोटेशियम आयोडाइड के यहां पर असल में 2 मोल यूज होंगे और ये बनेगा FeI2 यानी फेरस आयोडाइड, और यहां बनेगा स्टूडेंट्स पोटेशियम क्लोराइड। 3 मोल क्लोरीन था यहां पर, 2 यहां यूज हुआ और 1 क्लोराइड। तो रेट इस पे डिपेंड करेगा। अब जब एक मरतबा क्लोराइड आयन बन गए, अब ये क्लोराइड आयन फिर से पोटेशियम आयोडाइड के साथ फास्ट रिएक्शन शो करेंगे और यहां पर आपको 2 मोल लगाना पड़ेगा, और ये 2 के Cl और I2 स्टूडेंट बुक में यहां इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं किए हुए, यहां आने चाहिए इलेक्ट्रॉन, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। बहरहाल आप स्टूडेंट इन दोनों में से देखें कौन सा स्टेप जो है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, तो इनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप है वो ये वाला है। सो रेट इसी पे डिपेंड करेगा। हेंस इसका ऑर्डर के लिए जो आपको रेट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के। स्टूडेंट जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सा स्टेप स्लो है, जब आपको ये पता चल जाए कि ये स्टेप स्लो है, उसको देखकर आप लोग फिर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट इजीली कर सकते हैं। तो देखें ये आप इसको देखकर आप बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है स्लोएस्ट स्टेप को। तो 1 मोल इसमें है और 2 इसके, तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स FeCl3 लिखना पड़ेगा, उसके आपको 1 मोल और आपको लिखना पड़ेगा यहां पोटेशियम आयोडाइड और इसके हैं जनाब 2 मोल। हेंस ऑर्डर 1 + 2 = 3। तो हियर इज एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, यानी ऐसा भी हो सकता है सम टाइम के आप लोग एक्सपोनेंशियल पावर्स का सम करें और आंसर फ्रैक्शन में आ जाए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये क्लोरोफॉर्म है ट्राइक्लोरोमीथेन जिसका आयुपैक नेम है, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट इसमें जो रेट है वो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की फुल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसके 1 मोल पे। लेकिन क्लोरीन के हिसाब से यहां पर जो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि रेट इसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाफ ऑर्डर है और विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म ऑर्डर 1 है। सो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा उसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 + 1/2 सॉल्व करेंगे, आंसर 3/2 बनेगा। तो 1.5 जो है इसका ऑर्डर है। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा स्टूडेंट ऑर्डर, दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर। नेक्स्ट स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखें स्टूडेंट ज्यादातर रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, बट ओनली दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंसीडर्ड एज 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो वो इसलिए 0 ऑर्डर इनको बोलते हैं बिकॉज इनमें रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो कुछ अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे लाइट पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे एंजाइम्स पे डिपेंड कर रहा हो। तो ऐसे रिएक्शन जिनका जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सच रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज 0 ऑर्डर रिएक्शन। उसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन आ जाते हैं और फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा इंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। अब जैसे हमारे पास फर्मेंटेशन है,
जब तक एंजाइम नहीं डालेंगे, जितना मर्जी ग्लूकोज सुक्रोज हमारे पास पड़ा हो, तो जब तक आप उसमें एंजाइम नहीं डालेंगे फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो सच रिएक्शंस आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट अब हम आते हैं उस बात की तरफ जिसका आप लोगों को इंतजार था कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर कौन सा है। सो उसके हवाले से आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के मेथड्स क्या हैं। तो एफएससी के हवाले से अगर सिर्फ आपसे इनके नेम्स पूछ ले तो शॉर्ट क्वेश्चन है, और नेम के साथ अगर डिटेल पूछ ले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला तो है स्टूडेंट हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का लगाएं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, हो सकता है जैसा दिख रहा है ऑर्डर भी वैसा हो, पॉसिबल है ऐसा। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल मेथड, सिलेबस में नहीं है, जस्ट नेम आपने इसका याद रखना है। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, एक तो ये हमारे सिलेबस में है स्टूडेंट्स। ग्राफिकल मेथड इज आल्सो अ मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये भी बैचलर में होता है, बीएससी में होता है, एफएससी में ये जस्ट नेम है इसका। और ये मेथड है हाफ लाइफ। तो ये दो मेथड हमारे सिलेबस में है। तो पहला मेथड हम देखते हैं हाफ लाइफ मेथड। देखें स्टूडेंट्स, हम हाफ लाइफ को वैसे तो टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस टॉपिक में T1 से एक हाफ लाइफ, T2 से दूसरी। अब देखें यहां पर आपने करना क्या है, आपके पास एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट की आपने 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन लेनी है और उसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल आप एक रिएक्टेंट के 1 ग्राम लें उसी रिएक्टेंट के, और उसकी हाफ लाइफ देखें कि कितने टाइम के बाद इसके 1 ग्राम कन्वर्ट हो जाते हैं हाफ ग्राम में। इसी तरह आप लोग जो है उसी रिएक्टेंट के फिर कुछ और कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन लें, 10 ग्राम लें, फिर देखें 10 ग्राम कितने टाइम के बाद उसके कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, हाफ में। यानी आप एक ही रिएक्टेंट की 2 मुख्तलिफ कंसंट्रेशन लें तो उसकी पहली कंसंट्रेशन जो होगी दैट विल बी स्टूडेंट्स A1, और उसकी जो आपने हाफ लाइफ फाइंड आउट की दैट इज T1। सो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, देखें स्टूडेंट्स हाफ लाइफ का एक रिलेशन है T half life of any order of reaction is inversely proportional to initial concentration of reactant raised to power 1 less than the order of reaction. Half life of any order of reaction is inversely proportional to initial concentration और raised to power 1 less than the order of reaction। ये एक रिलेशन है, इसी को फॉलो करते हुए T half is inversely proportional to ये T1 है हमारे पास, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ है और फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये n-1। तो ये हमने एक इक्वेशन, और इसके हवाले से T1 को हमने सेकंड जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन A2 ली, और उस सेकंड इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ लाइफ क्या थी, T2 थी। उस हवाले से देखें A2 इसकी पावर n-1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर रखें, डिवाइड करें उस पे इक्वेशन नंबर 2, तो you will get T1 over T2 is equal to 1 over A इसकी पावर n-1, दिस इज A1, और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 over A2 उसकी पावर n-1। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली ये रिलेशन। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करें, कांस्टेंट लगना है, मगर ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल आउट, इसलिए मैंने यहां पर कांस्टेंट लिखा नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया है। इसी इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम लोग रीअरेंज करने लगे हैं, तो ये बनेगा T1 ओवर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, T2 इज इक्वल टू स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, A2 इसकी पावर n-1 है, और यहां पर हमारे पास A1 इसकी पावर n-1। स्टूडेंट्स ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इसका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा T1, ये स्टूडेंट्स T1 ओवर T2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं A2 ओवर A1, और इसकी जो पावर है n-1 वो मैं कॉमन कर रहा हूं इस दोनों की, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर सेम है। अच्छा स्टूडेंट ऑर्डर फाइंड आउट करने लगे हैं, ऑर्डर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें इसमें से हमने n को अलग करना है। सो आप लॉग लें स्टूडेंट्स, यहां से आप लॉग लें, लॉग ऑफ T1 ओवर T2 इज इक्वल टू, इसका भी लॉग लें। जब इसका लॉग लेंगे इसकी पावर नीचे आ जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये देखें पावर नीचे आ गई, और यहां बन गया आपके पास लॉग, और ये बना स्टूडेंट आपके पास A2 ओवर
A1। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉग है और ये T1 है ओवर क्या है T2 इज इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, इसको आपने A1 ओवर A2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी लॉग ऑफ T1 ओवर T2 तो मैंने वैसे लिखा हुआ है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाएगा तो ये बनेगा लॉग ऑफ A2 ओवर A1 इज इक्वल टू n माइनस 1। दिस इंप्लाइज स्टूडेंट n यहां रहने दें, ये n यहां रहने दें और ये -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये प्लस, एंड इट विल बी लॉग ऑफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स T1, ये T1 ओवर क्या बनेगा स्टूडेंट्स T2 ओवर क्या बनेगा, देखें ये एज सच आएगा, ये बनेगा स्टूडेंट लॉग ऑफ A2 ओवर A1। अच्छा जी, अब आपने ऑर्डर देखें कैसे फाइंड आउट करना है कि अगर आपको एग्जामिनर किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट की दो हाफ लाइफ्स आपको बता दे, पहली हाफ लाइफ पहली इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरी हाफ लाइफ दूसरी इनिशियल कंसंट्रेशन, पुट करके कैलकुलेटर का आगे काम है, आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां बताता चलूं, सपोज n इज इक्वल टू 1 प्लस, एंट्री टेस्ट में जो है वो आपको इस सारे की वैल्यू बता देगा, वो कहेगा लॉग ऑफ T1 T2 रेशो लॉग ऑफ A2 A1, तो इसकी वो वैल्यू आपको बता दे, सपोज वो कहे इसकी 0.95 वैल्यू है, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो यहां डायरेक्ट पुट करेंगे 1 प्लस 0.95 1.95 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। याद रख ले स्टूडेंट्स, अगर 1.9 भी बन जाए तो उसको हम सेकंड ऑर्डर बोलेंगे, 2.1 तक भी जाए फिर भी सेकंड ऑर्डर, बट अगर यूं आ जाए आंसर, देखें फॉर एग्जांपल 1.45 आ जाए तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको 1.45 को आप 1.5 तो बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको 2 में 3 में जो है आप इसको जो है क्या बोलते हैं, आप अप्रोक्सीमेटली आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो अगर 0.1 का डिफरेंस हो तब तक जो है आप जो है उसको कर सकते हैं राउंड ऑफ। बहरहाल अब नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इसके लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। मेथड ज्यादातर एमसीक्यूज इस सवाल से पूछे जाते हैं ऑफ लार्ज एक्सेस, तो ये हम अभी देख रहे हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। देखें स्टूडेंट, इसको सीखने के लिए सपोज आपके पास जो है एक रिएक्शन है, उसमें हमारे पास जो है 3 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए है, बी है और सी है। करना क्या है, हमने पहले केस में हमने ए और बी को लेना है लार्ज अमाउंट में और सी जो है वो स्मॉल में। दूसरे केस में आपने ए और सी को लार्ज अमाउंट में लेना है, ये लार्ज में, और सी को अपना बी को स्मॉल अमाउंट में। और तीसरा जो केस है, जो अगला केस है तीसरा, उसमें आपने बी और सी को लेना है लार्ज अमाउंट में और आपने ए को स्मॉल, ये स्मॉल अमाउंट में। याद रख लें रेट उस पर डिपेंड करता है जो स्मॉल अमाउंट में हो, उस पर रेट डिपेंड करेगा। अब देखिए मैंने ए और बी को लार्ज में लिया और सी ली स्मॉल अमाउंट में, जो भी रिएक्शन का रेट प्रोसीड कर रहा था, इसकी लार्ज अमाउंट थी, इसकी स्मॉल। फिर मैंने करना क्या है, अब मैंने जो है ये कंसंट्रेशन है और ये मैं यहां रेट लिख रहा हूं। अब आपने सी की कंसंट्रेशन को किया डबल, अगर आपने सी को डबल किया फॉर एग्जांपल और रेट भी डबल हो गया, और आपने सी को ट्रिपल किया तो रेट ट्रिपल हो गया, सी को 5 टाइम बढ़ाया तो रेट 5। जितने टाइम आप सी को बढ़ाएं अगर उतने टाइम रेट बढ़ जाए तो याद रख लें फिर ऐसे केस में जो रेट लॉ इक्वेशन है, इसको जरा इस तरफ कर दें, ओके। अच्छा जी, आपने क्या किया, सी को जब डबल किया तो सी को डबल करने से जब रेट डबल हो गया, सी को ट्रिपल करने से रेट ट्रिपल हुआ। याद रख लें ऐसे केस में रेट लॉ इक्वेशन में सी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू सी ऑर्डर 1 होगा, एक चीज। दूसरी चीज, अब आपने अगले केस में क्या किया, ए और सी को लार्ज में लिया, रेट अब इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बी पे करेगा, बट आपने करना क्या है, आपने जनाब बी को डबल किया। अब आपने बी को डबल तो किया लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रेट सेम रहा। आपने बी को ट्रिपल किया फिर भी रेट सेम रहा, बी को जितने मर्जी टाइम बढ़ा रहे हैं रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे केस में याद रख लें बी रिएक्टेंट में तो मौजूद है लेकिन ये स्लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ये इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए रेट को ये कंट्रोल नहीं कर रहा। सो इस इक्वेशन में अगर बी नहीं लिखेंगे तो बेहतर है,
अगर लिख भी दें तो बी का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, सो रेट बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगला केस है बी और सी लार्ज अमाउंट में है, तो बी और सी पे रेट अभी डिपेंड नहीं कर रहा। ए को लिया हमने स्मॉल अमाउंट में, तो रेट सपोज ए पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेट हमेशा उस पर डिपेंड करता है जो स्मॉल अमाउंट में हो। तो आइए बी और सी को लार्ज में लेकर ए को स्मॉल में लेकर जो भी रेट चल रहा था, अब हमने बी का ए का ऊपर इफेक्ट चेक करना है, ए को अब हमने डबल करना है। अब जब मैंने ए को डबल किया तो रेट फॉर एग्जांपल 4 टाइम बढ़ गया। मैंने ए को डबल किया, रेट बढ़ गया जनाब 4 टाइम। मैं ए को ट्रिपल करता हूं और रेट बढ़ जाता है 9 टाइम। मैं ए को जितने टाइम बढ़ाता हूं रेट उसके स्केयर में बढ़ता है। लाइक मैं अगर ए को 6 टाइम बढ़ाता हूं तो रेट 36 टाइम रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको ए की जो पार है वो स्केयर में लिखनी पड़ेगी। तो दैट इज हाउ वी आर एबल टू मेजर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो कैसे हम कंसंट्रेशन चेंज करके उसके ऊपर रेट का क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या होता है, ट्रिपल करने से क्या होता है, मैं आपको ये ब्रीफली बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर दें और रेट सेम रहे तो उस चीज के हिसाब से ऑर्डर होगा 0। कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट स्टूडेंट डबल हो जाए उसके हिसाब से ऑर्डर 1 होगा। कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट स्टूडेंट बढ़ जाए फॉर एग्जांपल 4 टाइम, उसके हिसाब से ऑर्डर 2 होगा। कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट 8 टाइम बढ़ जाए, 8 टाइम, देखें स्टूडेंट 8 टाइम रेट तभी बढ़ेगा कि यहां पर ऑर्डर 3 होना चाहिए, क्योंकि देखें ये 2 है, इस 2 को मैं क्या करूं कि आंसर 8 आ जाए। यानी मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी, 2 कर दी और रेट 8 टाइम बढ़ गया। ये तभी पॉसिबल है जब इसकी पावर 3 होनी चाहिए। यानी अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करें और रेट 8 टाइम बढ़ जाए तो तब ऐसे केस में ऑर्डर 3 होता है। बहरहाल अब आप इसमें सम कर लें, देखें 1, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी चीज की पावर 0 का मतलब 1 होता है। सो अब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 + 2 इज इक्वल टू, इसका स्टूडेंट ऑर्डर होगा ओवरऑल 3। तो आपसे पूछ ले कि विद रिस्पेक्ट टू सी ऑर्डर क्या होगा, तो वो 3 होगा, सॉरी वो 1 होगा। विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वो 2 ऑर्डर है इस रिएक्शन का, और विद रिस्पेक्ट टू बी वो 0 ऑर्डर है, और ओवरऑल जो है वो क्या है, वो 3rd ऑर्डर जो है रिएक्शन है। समझ रहे हैं बात? अच्छा, अब आपको मैं एक टेबल बना के दे रहा हूं जिससे कम से कम 20 से 30 एमसीक्यूज जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं 4 चीजों को रिलेट कर रहा हूं और आपने इसको बड़ा तवज्जो से सुनना है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, इंशाल्लाह होपफुली आप लोग को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो मैं आपको ये टेबल एक बना के दे रहा हूं। इस टेबल में देखें, अगर रिएक्शन का ऑर्डर फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिएक्शन का 0 हो, ये हमारे पास n है, ऑर्डर है। अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो तो 0 ऑर्डर के लिए इस रिलेशन में देखें, आप n को 0 के इक्वल पुट करें तो n तो a की पावर -1 नीचे से ऊपर आएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ जो है, ये हाफ लाइफ के हिसाब से मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं। हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब बुक में इसका रिलेशन नहीं दिया हुआ, एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन वो ये है कि टी हाफ इज इक्वल टू a/2 के, ये डेरिवेशन के बाद आता है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 0 ऑर्डर के लिए, अब k के यूनिट्स जो 0 ऑर्डर के लिए हैं वो सेम होते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। याद रख लें, रेट कांस्टेंट k के यूनिट रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, वो यहां होंगे मोल डेसीमीटर पर क्यूब पर सेकंड। ये 0 ऑर्डर के लिए जो है हमारे पास जो है वो k के यूनिट्स हैं, और मैं आपको बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा कि k के यूनिट्स किसी भी ऑर्डर के लिए कैसे निकाले जाते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्टूडेंट देखें, फर्स्ट ऑर्डर में आप लिखेंगे n-1, तो n की जगह पे 1, 1 - 1 0, तो a खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑर्डर है जिसमें a इन्वॉल्व नहीं है? तो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। तो कौन से ऑर्डर की एमसीक्यू में पूछेगा, ये हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। याद रख लें, रेट के ऊपर जो है, रेट किस ऑर्डर का डायरेक्ट अपना इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, 0 ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका रेट कंसंट्रेशन के जो है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो टी हाफ इज इक्वल टू, यहां आपके पास बनेगा 0.693 ओवर यहां पर के आएगा, और इसके यूनिट बनेंगे स्टूडेंट्स पर सेकंड।
सो कौन से ऑर्डर के लिए के यूनिट पर सेकंड होते हैं वो इसके लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट नंबर 2 में हमारे पास जब ऑर्डर सेकंड हो, यहां 2 पुट करेंगे n-1, तो यहां a आ जाएगा a, तो हाफ लाइफ इसकी कौन से ऑर्डर की हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन है, वो हमारे पास है कौन से ऑर्डर की स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हियर टी हाफ इज इक्वल टू ये स्टूडेंट 1 ओवर क्या आएगा हमारे पास के ए, और इसके यूनिट्स होंगे मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और ये हमारे पास इसकी पावर -1 आएगी, और यहां पर सेकंड साथ आएगा। थर्ड के लिए स्टूडेंट देखें, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.5, बल्कि यहां पर 1.5 आएगा, और ये आएगा 1 ओवर के ए स्केयर, और यहां पर यूनिट बनेंगे के मोल डेसीमीटर पर क्यूब, इसकी पावर -2, और यहां पर आएगा पर सेकंड। तो ये मैंने के यूनिट्स लिखे हैं यहां पर, और मैं अब आपको शॉर्टकट बताता हूं कि किसी भी ऑर्डर के लिए के यूनिट जो है वो कैसे निकाले जाएंगे। ये देखें जरा, यहां पर नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये चेक करें जरा, यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो देखें इसके लिए एक शॉर्टकट है, के इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर पर क्यूब, इसकी पावर 1 n-1 नहीं 1 n, ये इसकी पावर है। अब देखें अगर ऑर्डर 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के यूनिट क्या होंगे, ये n को 1 के इक्वल पुट करेंगे, 1 -1 आंसर 0 आ जाएगा, तो ये सारा कैंसल आउट, ये जो है सेकंड इनवर्स बनेंगे। तो देखें ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसी तरह जीरो ऑर्डर के लिए यहां 1 n है, तो n को 0 पुट करें तो यहां पावर 1, तो मोल डेसीमीटर पर क्यूब पर सेकंड, तो ये 0 ऑर्डर। तो ये एक शॉर्टकट है फाइंड आउट करने के लिए। अब आइए स्टूडेंट एमसीक्यूज कुछ देखते हैं क्विकली। वैसे तो इस टेबल से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसके बावजूद भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन। याद रख लो स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड रहेंगे। चाहे कोई भी ऑर्डर हो रिएक्शन का, रेट के यूनिट चेंज नहीं होंगे, के यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करेंगे। तो कौन से ऑर्डर के लिए स्टूडेंट रेट के वही अपना के वही यूनिट होते हैं जो कि रेट के हैं। तो आपको अभी मैंने ऊपर टेबल में समझाया है। तो ये स्टूडेंट असल में जीरो ऑर्डर के लिए होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो राइट बनता है डेल्टा, ये जीरो ऑर्डर। अगला केस है कि हाफ लाइफ कौन सा ऐसा ऑर्डर है, ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसकी हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसेंट्रेशन के। तो आप देख लें कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। कौन सा ऑर्डर की फर्स्ट, तो ऑप्शन इसमें स्टूडेंट्स क्या बनता है, ए। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि मैक्सिमम चीजें आपको बता दी जाएं, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। और अगेन आप लोग अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बेल आइकन को आप क्लिक करें, उससे ये होगा कि हमारी बनाई जाने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहेंगी, और आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। इसमें ना एक ये जो फाइनल रिलेशन है सेकेंड ऑर्डर का और हाफ लाइफ का, वो हमारे पास बनता है टी हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर के ए बनेगा स्टूडेंट्स इसमें। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए बनता है टी हाफ इज इक्वल टू 1.5 ओवर के ए स्केयर। तो ये जरा करेक्शन थी, ये आप लोग कर लें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।